बर्निंग स्टॉक्स की सूची में सबसे पहले आपका स्वागत है। और इस सूची में पहला नाम है क्यूपिड का। क्यूपिड में हमने देखा है कि कमज़ोर बाजार में भी आज इस शेयर 15.5% तक भागा है। मैं इंट्राडे हाई बता रहा हूँ जहाँ तक कि गया था। 4:1 का जो बोनस का एडजस्टमेंट है वो इस शेयर में आज हमने बनता हुआ दिखा। 10 मार्च यानी कि कल ये इसकी बोनस शेयरों की अलॉटमेंट का दिन है, जब आपके डीपी में ये क्रेडिट होते हुए नजर आएंगे। पहली बार नहीं हुआ है जब क्यूपिड ने बोनस का अनाउंसमेंट किया है, तीसरी बार है जब इन्होंने बोनस शेयर की घोषणा की है। इससे पहले अप्रैल 2024 में ही इन्होंने 1:1 का बोनस दिया था, और उससे पहले अक्टूबर 2018 में 1:5 के बोनस की घोषणा हुई थी। तो एक लंबी हिस्ट्री है, आप देखेंगे शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड करने की। और जिस तरह का मूव हमने स्टॉक में बनता हुआ देखा था, जो ज़बरदस्त एक्शन बना था पिछले साल में 2025 में, उसके बाद शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड करने की जो एक प्रथा सी है इस कंपनी में, आप देखेंगे तो उसको कंटिन्यू करता हुआ दिखा है मैनेजमेंट। तीसरी बार बोनस आ गया मैम, उसको बाजार ने पसंद किया है। देखिए बाजार कमजोर है, स्टॉक अभी भी 13% ऊपर है। क्या करना चाहिए 90 रुपए के आसपास क्यूपिड में? और दिस इज समथिंग जिसको मार्केट के उथल पुथल से कोई लेना देना नहीं कोई है। लेना ये देना वैसी नहीं। कैटेगरी है। यस, तो इसीलिए वैसे मैंने आज इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में जगह दे दी है। एक्सपोजर मैंने आधा रखा है, लेकिन मैंने इसको खरीदा है इन्वेस्टमेंट के लिए, जिसमें कि मैं 120 135 के टारगेट को चेज कर रही हूँ। सो दिस इज इन माय पोर्टफोलियो नाउ। तो इसलिए मैं आपको सलाह तो नहीं दे सकती कि इसको खरीदना चाहिए कि नहीं, लेकिन इंडस्ट्री का आइडिया मैंने जरूर दिया है कि इसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया में क्या हो रहा है। फेयर इनफ। 2025 में भी इसे कोई फर्क नहीं पड़ा बाजार में क्या हुआ। ये मल्टी बैगर स्टॉक था 2025 का। आई थिंक 4 या 5 गुना रिटर्न इस स्टॉक ने दिया था। उसके बाद ये रिवॉर्ड आया बोनस के रूप में शेयर होल्डर्स के लिए। अभी भी यहाँ से 120 130 तक के लेवल्स तक ये स्टॉक जा सकता है। तो बहुत बढ़िया रिटर्न्स इसने दिए हैं। अभी भी अपसाइड की गुंजाइश इस स्टॉक में बची हुई है। दूसरा नाम है मीशो का। ऑन द फ्लिप साइड क्यूपिड जहां चल रहा है, मीशो में हमने देखा है कि आज 10% का लोअर सर्किट लग गया। हो भी क्यों ना, 143 रुपये 34 पैसे का इसने 52 वीक लो भी टच किया है। और ये इसलिए हुआ है क्योंकि आईटी विभाग से यानी कि इनकम टैक्स विभाग से इनको एक नोटिस मिला है। और नोटिस छोटा मोटा नहीं है, 1500 करोड़ रुपए का डिमांड नोटिस इनको मिला है आज, जिसमें आई थिंक इसमें कुछ 15 करोड़ रुपए का इनका कुछ इंटरेस्ट का पेमेंट भी शामिल था। असेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए इनको ये डिमांड नोटिस मिला है। और कंपनी ने कहा है कि वो इस ऑर्डर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे, यानी कि इसको चैलेंज करेंगे। लेकिन बाजार में हम देख रहे हैं कि जिस तरह का मूड माहौल है, ये खबर आते ही 1500 करोड़ रुपए का नंबर इतना बड़ा है कि स्टॉक में लग गया 10% का लोअर सर्किट। इसमें क्या करें मैम? 52 वीक लो पर खड़ा है शेयर। मीशो तो देखिए पसंद नहीं था पहले भी, संदीप जी मना ही किया आपको था। पसंद नहीं था? तो मतलब इसके अभी प्रोडक्ट्स फिलहाल पसंद है अगर या किसी आपको को निकलना है तो हाँ, प्रोडक्ट्स भी निकलना पसंद है नहीं तो है, या निकल फिर जाइए। शेयर ही पसंद नहीं है आपको? प्रोडक्ट्स और मार्केट ठीक है, मार्केट शेयर ठीक है, वैल्यूएशन बहुत हाइप हो गई थी। देखिए, अच्छा। इसका बायर अलग है। जिसे विशाल मेगा मार्ट वाला बायर है ना, हाँ हाँ। वही इसका ऑनलाइन क्लाइंट बेस है। तो इसकी क्लाइंट लिस्ट अलग है। ये क्लाइंट लिस्ट हमेशा रहेगी, घटेगी नहीं। बट द वैल्यूएशन वैल्यूएशन की वजह से ही बार-बार बोला भी था कि इसमें से प्रॉफिट बुक करके लगभग मेरे ख्याल से 235 या 40 कुछ तो बोला था। वहाँ पे बुक करके निकलना चाहिए। अभी नहीं निकले तो पता नहीं, बट अभी वैल्यूएशन इज़ स्टिल नॉट कंफर्टेबल। यू शुड थिंक ऑफ प्लानिंग टू टेक एन एक्सिट इन दिस। आपको यहाँ पर एक्सिट लेना चाहिए, क्योंकि आज आप इसको 143 देख रहे हो, आप इसको 110 या 100 देख पाओगे? वो सवाल का जवाब आप ढूँढिए। अगर आपका जवाब इसमें भी हाँ है, तो होल्ड करो। मेरी सलाह तो नहीं है, ना तो बाय की है और ना ही होल्डिंग की है। आई वुड सीरियसली से आस्क, अगर जो लोग मतलब मानते हैं या सुनते हैं रेगुलरली, तो उनको निकलना चाहिए यहाँ से। बस इतना ही कहना हम्म। चाहूँगी, बाकी तो सबकी अपनी पर्सनल चॉइस है ही। मेरा मीशो पे पर्सनली कोई कमेंट नहीं है, लेकिन हाँ ये ज़रूर है, बहुत रेयरली, मैंने आपसे पहले एक बार भी बात करी भी है हुँ। ऑफलाइन। बहुत कम स्टॉक्स होते हैं जिनको आप अवॉइड करने की या फिर जिनसे दूर रहने की राय देते हैं। तो अगर मीशो पे अगर आपने क्रॉस मारा है या फिर ना बोला है, तो सीरियस कंसर्न है, या फिर इसका चार्ट बहुत ही कमज़ोर है, जिस वजह से आपको इससे दूरी बना के चलना चाहिए। अच्छा, एक स्टॉक जिस पे आपने लंबी अवधि के इन्वेस्टमेंट के व्यू से पहले भी राय दी थी, वो स्टॉक आपके सामने रख रहा हूँ। हालांकि अभी भी आपका लेवल नहीं आया, अगर मुझे सही याद है। क्वालिटी वॉल्स की मैं बात कर रहा हूँ। क्वालिटी वॉल्स में आज हमने देखा है 8% तक की गिरावट देखने को मिली। इनका रिजल्ट आया है, मैं जिस वजह से शेयर गिर रहा है, 24 रुपये 25 पैसे तक ये स्टॉक गिर गया था, जो कि इसका 52 वीक लो है। लॉस इनका बढ़कर आया है, 100 करोड़ वाला 178 करोड़ हो गया। और इनका जो रेवेन्यू है उसमें हमने 30% का फॉल देखा है। और अबिड्डा लेवल पर भी लॉस था, वो लॉस बढ़कर आता हुआ दिखा है। तो भैया अभी तो कोई आइसक्रीम खाएगा नहीं, तो इस क्वार्टर में तो नंबर्स खराब आने ही थे।
लेकिन स्टॉक लोअर लेवल से कुछ रिकवर कर रहा है, 24-25 वाला 25-24 पर हो गया रिवर्स होकर। तो मान के चलें आगे गर्मी पड़ेगी तो आइसक्रीम की मांग बढ़ेगी, तो इससे इनको फायदा होगा। आपने मुझे अगर सही याद है ना मैम, मुझे करेक्ट कीजिएगा इफ आई एम रॉन्ग, 22 रुपए के आसपास कहा था खरीदने के लिए। यस, और अभी भी नहीं आया वो, तो अभी भी आना बाकी है। और देखिए ना संदीप जी, अगर उस दिन जिनको मिला, अगर वो नहीं हम्म निकले तो आज वो डिस्काउंट पर और घट गया वो वहां से। तो हम्म इट्स, वैसे इतना भी नहीं घटा, 15% तो मतलब दिख ही रहा है, लोग इजी हो गया, कॉमन हो गया, न्यू कॉमन हो गया 15% डिक्लाइन। बट हम्म। अभी भी इसमें 22 रुपए का भाव आना बाकी है। सो अगर आपको लग रहा है कि आप वो नहीं देख पाएंगे तो निकल जाइए। मतलब 22 तो आना ही है। बेयर मिनिमम है, वहां पे भी हमको रिव्यू करना है ना एक बार। देखिए 22 आते आते मार्च हो जाएगा मोस्ट लाइकली, तो हम्म उस समय शायद इनका एक अलग से एक डेटा भी आ जाए, इनकी खुद की अगर वो बैलेंस शीट्स आती है, तो उसमें थोड़ा और इंसाइटफुल डेटा मिल जाएगा कि इसमें चल क्या रहा है। क्या इसमें 22 हम्म रुपए में, मतलब ऐसा तो नहीं कचरा उठा रहे हैं हम, हमको कचरा उठाने वाला नहीं बनना है, हमको एक वैल्यू पिकिंग स्टॉक ढूंढना है। तो क्या उसमें वो हम्म दम है, इनके नंबर्स में वैसी चीजें हैं? अगर रहेगी तो फिर 22 रुपए के आसपास इसमें खरीदारी की जा सकती है, बट वी गॉट टू सी द डेटा, बैलेंस शीट चाहिए इसकी अलग से। मतलब 22 रुपए पे भी आ जाए तो ऐसा नहीं है कि आप कूद कूद कर खरीद लें, उस समय भी रिव्यू कीजिएगा, पूछ लीजिएगा एक बार। ऐसा नहीं है कि 22 रुपए पर खरीदने के लिए बोला गया है, कंसीडर कर लीजिएगा, किसी से एक बार राय ले लीजिएगा, जो भी सामने एक्सपर्ट आपको मिले, उसके बाद ही आप यहाँ पे खरीदारी कीजिए। अभी वेट कीजिए, वो आपके लिए ज़्यादा सही है। नंबर्स भी यही कह रहे हैं कि स्थिति ठीक नहीं है, अगर आप फाइनेंशियल पोजीशन की भी बात करें। अच्छा, शुगर स्टॉक्स में देखें तो आज में मिठास बढ़ती हुई दिखी है। जब जब क्रूड चलता है ना, ये स्टॉक्स भी चलते हैं। हालांकि क्रूड हल्का हुआ, उसके साथ साथ ये भी हल्के हो गए। और इन स्टॉक्स में भी ना आप देखें, बलरामपुर चीनी हुआ, प्राज इंडस्ट्रीज हुआ, या फिर राष्ट्रीय शुगर हुआ, इनमें ज़्यादा हमने तेज़ी बनती हुई देखी थी आज के सेशन में, या फिर ज़्यादा एक्टिव यही स्टॉक्स हैं आज शुगर पैक में। ग्लोबल शुगर आउटपुट घटेगा, कीमतें बढ़ेंगी, उसका इम्पैक्ट जो है वो पॉजिटिव साइड पर इन शेयरों में देखने को मिलेगा। और ब्राज़ील, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश है, ये अपना आउटपुट जो है, या शुगर केन का जो प्रोडक्शन है, उसको ज़्यादा एथेनॉल की तरफ डाइवर्ट करेगा। अगर क्रूड की प्राइसेस ज़्यादा रहती हैं तो शॉर्टेज हो जाएगा दुनिया भर में, शुगर का सप्लाई कम हो जाएगी, तो कीमतें बढ़ने की जो उम्मीद है वो इनको सपोर्ट करेगी। और वैसे भी इथेनॉल में इनके जो रियलाइजेशंस हैं वो ज़्यादा अच्छे रहते हैं और बेटर रहते हैं। इंडिया में तो 1 अप्रैल से E20 फ्यूल अनिवार्य हो गया, जिसमें 20% की एथेनॉल ब्लेंडिंग है। तो उस लिहाज से मैम, मुझे लास्ट टाइम याद है जब आपसे बात हुई थी, आपने कहा था कम से कम 3 महीना होल्ड कीजिए। ये जो पूरा जूस है ना गन्ने का, ये 3 महीने में निकलेगा, तो बने रहें फिर इनमें जिनके पास है, और नई पोजीशन भी बना सकते हैं। एग्जैक्टली exactly. और दूसरी चीज ये, वैसे भी हम वर्ल्ड के, वैसे पॉपुलेशन की वजह से हुए हैं, बट हर घर में अगर आप थोड़ा सा खंगाल के देखोगे तो कोई ना कोई डायबिटिक पर्सन मिल ही जाएगा। सो दैट इज अच्छी बात है ना, चीनी थोड़ी महंगी हो जाए तो लोग थोड़ा कम खाएंगे। बट स्टिल वर्ल्ड में हम लोग एक जिस तरह की हमारी, वैसे भी हमारी सभी की स्वीट्स वैसी बनती है वैसे, बट हमारे यहाँ पर मतलब अच्छा खाना हो गया तो चलो मीठा शुगर वाले चीजों से किया जाए, वैसा ट्रेडिशन है हमारा। ट्रेडिशन ही बहुत स्वीट है, मतलब शुगर ही है, स्वीट नहीं। हमारा स्वीट तो है बट शुगर भी बहुत है। तो अच्छी बात है, इनके भाव बढ़ेंगे तो शायद। वैसे भी व्हाट संदीप जी, एक कॉशियस कॉशियस लिविंग लाइफ आ रही है लोगों की। पहले जैसे हम हर घर में, मतलब मैं बड़ी हुई हूँ, मेरे घर में हमेशा ना गुड़ रहता था। मतलब मैं हूँ वहां से, तो हमारे छाछ मट्ठा गुड़ हमेशा रहता है, अभी भी है। बट जो कंजप्शन जो है, फ्रीक्वेंसी वो अब कम हो गई है, वो पहले जैसी बात नहीं रह गई है अभी। और ना ही पहले जैसे हार्ड वर्क भी रह गए हैं, बाय द वे, मतलब लेबर, फिजिकल वर्क। सो इन सब स्टॉक्स में होना क्या वाला है कि अगर देखिए क्रूड ने ना क्या किया है, क्रूड के इस वॉर ने बहुत सारी चीजों को ना सामने लाके लोगों के सामने रख दिया है कि भैया अपनी डिपेंडेंसी और एनर्जी दूसरों के कंधों पर जो आप चल रहे हो, देख तो लो कि क्या आपके पास कुछ इसका सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है। ये सोचने पर लोगों को मजबूर किया, लोगों मतलब कंट्रीज इस चीज को लेकर के भी थोड़ी सजग हो गई है। सो एवरी पॉसिबल वे, बी इट कन्वेंशनल मेथड ऑफ एनर्जी लाइक कोल और थर्मल पावर्स, या फिर जो इलेक्ट्रिफिकेशन वाले सोलाराइज जो प्रोडक्ट्स हैं, जो एनर्जी सेक्टर्स हैं, उनके ऊपर भी लोगों का थोड़ा-थोड़ा, कंट्रीज का थोड़ा-थोड़ा फोकस अभी फिर से शिफ्ट होगा। आपने देखा 1.5 साल ठंडे थे सभी, 1.5 साल कुछ न्यू बातें नहीं हो रही थी, लेकिन वापस से होंगे। 3-4 महीने रुकिए, फिर देखते हैं ना कि किस तरह से ग्रीन प्रोजेक्ट्स को लेकर के ग्रीन एनर्जी रिफॉर्म्स आते हैं, मतलब ग्लोबली आएंगे, मुझे तो ऐसे लगता है। तो इसमें भी अगर ये एक बायोफ्यूल अगर ऐड होता है, तो कहीं न कहीं ये एक सुटेबल फैक्टर होगा इन कंपनीज को ग्रोथ के लिए। और इस बार ये पॉलिसी के थ्रू आया है, मतलब इट्स नॉट कि गवर्नमेंट ने सब्सिडी घटा दिया या बढ़ा दी, वैसा तो कुछ नहीं है। एक परमानेंट
बता दिया है कि आपको 20% ब्लेंडिंग करनी है, तो इनके लिए परमानेंट रिसोर्स ऑफ अर्निंग हो जाएगा ये। तो यस, इट इज़ अ पॉजिटिव न्यूज़ फॉर देयर अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू, और हमेशा कोई भी इन्वेस्टर यही देखता है कि इसकी बैलेंस शीट पर क्या असर पड़ेगा, सुधरेगी या बिगड़ेगी। तो ये इनके लिए पॉजिटिव बात है, इससे इनकी बैलेंस शीट सुधरेंगे, इनके नंबर्स इम्प्रूव्ड होंगे। तो कितना व्यू रखें कम से कम? 3 महीने के ही व्यू से लेकर के चलिए, और अगर स्टॉप लॉस ट्रिगर्ड हो जाएँ तो मुड़ के दोबारा मत देखिएगा, फिर छोड़ दीजिए, दोबारा कब एंट्री करनी है, विल लुक फॉर दैट। बट एज़ ऑफ नाउ प्रज इंडस्ट्री जो 308 पर है, हम्म, 300-320 की रेंज में इट्स अ बाय। आप राष्ट्रीय शुगर आपकी स्क्रीन पर, पहले उसी को डिस्कस करना है क्या? जैसे आप कंफर्टेबल हो। प्रज ही आ गया, ठीक है, थैंक यू। तो 300 से 320 की रेंज में हम बाय ले सकते हैं, एंड द वेरी पॉसिबल टारगेट विल बी 350 मिनिमम, बेयर मिनिमम, एंड पॉसिबली 400, और ये शॉर्ट टर्म टारगेट है। इसके बाद भी एक्सटेंड हो सकता है, बट उसकी अपेक्षा कम रखिए, और कर रहे हैं उसकी इच्छा तो आप उसको ट्रेलिंग के साथ ही करिएगा। ऑन द अदर वे, आपका स्टॉप लॉस जो यहाँ पर मेंटेन करना चाहिए, इट शुड नॉट बी लेस देन, इट्स नॉट बी बियॉन्ड 270। 270 तक वैसे एडिशन करना था, बट अभी की मूवमेंट को देखते हुए 270 का स्टॉप लॉस रखो, और बस वो इनफ है प्रज में। ठीक है, तो 300 से 320 की रेंज में खरीदिए। 350 400 के टारगेट है, 270 रुपये का स्टॉप लॉस। कोई और भी नाम है चीनी में आपके जहन में? रेणुका शुगर देख सकते हैं संदीप जी। रेणुका हम्म, शुगर अभी कुछ भी नहीं चला, और अभी भी मेरे ख्याल से आज 24 रुपए के आसपास ही है। डू मेंटेन है एसएल एट 22.5 रुपए, और 26 रुपए से लेकर के, अगर आप यहाँ के इस करंट प्राइस के बायर बन रहे हैं, तो 26 रुपए से लेकर के पहले टारगेट पर आपका रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं होगा। सो एक्सपोजर, अगर फर्स्ट टारगेट को ही टारगेट कर रहे हो, तो हम्म, पोजीशन ठीक से कर लेना, आपके हिसाब से देख लेना। लेकिन 26 रुपए समथिंग जो कि हिट हो सकता है, एंड इसके बाद में 29 रुपए 50 पैसे का भी टारगेट आपको यहाँ पर दिख सकता है। और इससे पहले 29 को, साढ़े 29 रुपए को आप चेज करें। सलाह ये है कि 28 रुपए आने के बाद फर्स्ट टारगेट पर ट्रेल करके बैठ जाना। नाउ अगर आप करंट प्राइस पर एंट्री लेना चाहते हैं, ले सकते हैं। 22.5 रुपए का स्टॉप लॉस होगा। 22.5 रुपये का स्टॉप लॉस हो गया। 29.5 रुपये ऊपर तक जा सकता है, लेकिन पहला टारगेट जब आ जाए तो अपना स्टॉप लॉस भी आप ऊपर की ओर ट्रेल कर लीजिएगा। ठीक है, ये होगी शुगर स्टॉक्स की बातचीत, जहां पर अभी भी 3 महीने के व्यू के हिसाब से पैसा बनने की गुंजाइश है। 2 स्टॉक्स पर नजर रखिए, श्री रेणुका और प्राज इंडस्ट्रीज। लेवल आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर चलते हुए भी नजर आ जाएंगे। अब बात करते हैं सबसे हॉट सेक्टर की। आज के सबसे हॉट सेक्टर है आज का पीएसयू बैंक्स, जिसको लेकर सवाल भी काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं। पीएसयू बैंकों में हुआ क्या ना मैम, बहुत तेज़ गिरावट देखने को मिली है, या यूँ कहें कि बहुत ज़्यादा चल चुके हैं, अब थोड़ा थक रहे हैं, थोड़ी मुनाफा वसूली हो रही है। और केवल सरकारी बैंक ही नहीं, प्राइवेट बैंकों में भी गिरावट है, फाइनेंशियल स्टॉक्स में भी गिरावट है। जैसा हम शो की शुरुआत में भी कह रहे थे, पूरा फाइनेंशियल स्पेस ही आज बैंकिंग फाइनेंशियल में हम देखने की प्रेशर साफ तौर पे देखने को मिल रहा है। और पीएसयू बैंक इंडेक्स की जहाँ तक बात है ना, जब मैंने लास्ट देखा था तो इसमें 5% से ज़्यादा का फॉल देखने को मिल रहा था। अभी भी एज वी स्पीक तो 5% के आसपास ही गिरावट है। और इसमें दिग्गज एसबीआई, जो कि सबसे बड़ा बैंक है इंडिया का, उसमें 7% से ज़्यादा की आज हमने गिरावट देखी। मुझे याद है मैम 1210 1220 के आसपास आपने कई बार ये बोला है कि मुनाफा बुक कर लीजिए, हो चुका है, डन फॉर द डे, इसमें से आप निकल जाइए। और अभी आप लेवल देखेंगे ना तो शायद आपको 1080 के आसपास मैंने लास्ट देखा था। महाराष्ट्र सरकार ने क्या किया मैम, जो 2 लाख रुपए तक के कृषि लोन है ना, उनको माफ़ कर दिया है। इनके बजट की अभी घोषणा हुई थी, उसमें ये निकल के सामने आया। तो इसका इंपैक्ट हम देखें कि पीएसयू बैंकों पे ज़्यादा दिख रहा है। ज़्यादा जो वनरेबल दिख रहा है ना आज के सेशन में, वो है बैंक ऑफ महाराष्ट्र, जो कि उस स्टेट में इनका ज़्यादा एक्सपोजर है। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र पे प्रेशर भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र और एसबीआई पे ही पहले आपकी राय दे दीजिए। 1080-86 के आसपास है एसबीआई। एंड स्टिल बेयरिश, तब तो न्यूज़ में नहीं आई थी संदीप जी, ये तो न्यूज़ अब आई है। तो और पूरे सेक्टर्स में से 2 ही सेक्टर मैंने ऐसे बोला भी था कि 2 सेक्टर में से आप खाली हो सकते हैं, यानी पैसा वहाँ से निकाल के आप कहाँ जहाँ पुट करना है वो आपकी मर्ज़ी है। वैसे सेक्टर तो फार्मा, एनर्जी ये सब दिए ही थे। लेकिन बैंकिंग बैंकिंग एंड फाइनेंशियल दोनों का बात किया था। बैंकिंग एंड ऑटो, ये 2 ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पर आपको पोज़ीशन हल्की करनी चाहिए, और ये प्रॉफिट आपको दूसरे सेक्टर से पुट करना चाहिए। सो अभी भी जो व्यू है इन बैंक्स में, अभी मैं वापस आ रही हूँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। मुझे तो अच्छे से याद है, मैंने पुट भी दिया था कि 1220 की या फिर 1200 के पुट भी खरीद लोगे तो यही पैसा जो बनेगा, लोअर प्राइस आएगा, उसको दोबारा री इन्वेस्ट कर देना। पता नहीं लोग सुनते हैं कि नहीं। सुनते हैं तो लोग बताते हैं कि हमने ऐसा कर लिया है, कमेंट में कोई आता नहीं है क्योंकि बताने के लिए। वेल अभी दोनों ही स्टॉक वीक है। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की अगर आप बात करेंगे तो अभी भी अगर मैं 1-2% की रिकवरी को छोड़ दूं, जो कि छोड़ भी देना चाहिए, जहां पर आपका स्टॉक 11% टूट गया है, यू शुड नॉट लुक फॉर 1 to 3-4% की रिकवरी के बारे में नहीं सोचना।
दैट्स जस्ट अ रिकवरी ऑफ पुल बैक, बस इतना ही होता है। तो वापस से अगर आपको मौका मिलेगा लगभग 1140 के पास से वापस वहां पर बिकवाली का ही प्रेशर आएगा और अभी है 1085 के पास में। और जो पॉसिबल टारगेट अभी यहाँ से आने हैं वो 100950 के हैं। तो अभी भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में सेल ऑन राइज का व्यू मैं अब यहाँ अभी क्योंकि रिकवरी होगी इसके बाद गिरेगा, तो 1000 से 950 के भाव स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अभी भी आने हैं। और आज जब हम फिर से बात कर रहे हैं 9 मार्च 2026 में, तब ये 1086-85 के पास में है। तो आप अपने हिसाब से प्लानिंग अभी कर सकते हैं एंड जस्ट अवॉइड द जो पुल बैक होता है 3 अप टू 3-4% के पुल बैक को चेज मत करो। ये उस लायक नहीं है अभी। क्वालिटी स्टॉक है जो आप पोर्टफोलियो में रख सकते हो लेकिन सस्ता खरीदो। एंड सिमिलरली बैंक ऑफ महाराष्ट्र 65 पर है। मुझे लगता है मैंने तब भी बोला था 62 रुपए के आसपास आएगा, वहां खरीद लीजिए। तो फिलहाल 65 रुपए पे नहीं खरीदना है, 62 रुपए के आसपास खरीदने का जरूर मन बनाना चाहिए। ठीक है, तो आज आई थिंक सुबह मेरी बातचीत हो भी रही थी। ये लेवल्स जो आप बोल रही हैं ना, ऐसे वो आता है ना कि हमने कहीं सुना है, कहीं देखा है। आज सुबह ही बातचीत हो रही थी आई थिंक इसकी, वो आई थिंक लोकेश जी कह रहे थे कि 10% और गिरने दीजिए, तो 65-66 के आसपास है, 10% का फॉल आ जाए 61 के आसपास, और उन्हीं लेवल्स के आसपास 62 के आसपास आप भी कह रही हैं। तो चार्ट्स तो यही इंडिकेट कर रहे हैं कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र में और डाउनसाइड है, वो 62-61 रुपये तक आ सकता है, वहाँ पे आप खरीदे तो ज़्यादा बेटर है। और 1000 से लेकर 950 तक आपको SBI भी आता हुआ दिख सकता है। रचित जी तो आज सुबह 860 रुपये तक की बात भी कर गए थे। खैर, थोड़ा वेट कर लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि हाँ PSU बैंकों में आपको एंट्री करनी है, हाई लेवल से अच्छे करेक्ट हो चुके हैं, तो थोड़ा वेट करना आपके लिए ज़्यादा बेटर है। इसको लेकर ना कुछ थोड़े सवाल भी आए हैं। एक PNB को लेकर सवाल आया था राकेश शर्मा जी का, उस समय मैंने होल्ड कर लिया था। वो कह रहे हैं कि क्या मैं एवरेज कर सकता हूँ, हालांकि उन्होंने अपना लेवल नहीं बताया कहाँ पे खरीदा है, लेकिन पोजीशन है उनके पास PNB की 110 के पास में अच्छा आ जाएगा, वेट कर लीजिए। 110 के पास में आएगा, वहां पे कर लीजिए। अभी 113 है और दोबारा अभी 110 आएगा, जब भी आएगा आजकल, तब 110 के पास में आप एवरेज कर सकते हैं। टारगेट फॉर यू विल बी 145 टू 155। समय लगेगा, इस चीज का ध्यान में रखना। और जो स्टॉप लॉस आपको अब पता नहीं हिट होने के चांसेस बनेंगे इसके वैसे, लेकिन जो स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है, ज्यादा नीचे मत रखिए, 100 रुपीज का मेंटेन करके चलिए। हिट हो जाए तो छोड़ दीजिए, दोबारा फिर और सस्ती एंट्री मिल जाएगी। सो बी वेरी पर्टिकुलर विथ नंबर्स, प्राइस ठीक है। नंबर्स। तो ये एवरेज कर सकते हैं, तो नई खरीदारी भी की जा सकती है वहाँ पे? वहां पर नई खरीदारी भी कर सकते हैं। एनीवेज अगर किसी ने मिस कर लिया है इस पूरे मूव को, तो आप वहां पर दोबारा नई खरीदारी भी कर सकते हैं। 145-155 के 110 टारगेट, स्टॉप लॉस कल 100 वगैरह रुपये का। आना चाहिए जी, कल वगैरह आना चाहिए हम्म, पॉसिबल। ठीक है, ओके। अच्छा, जतिन दवे जी का सवाल भी इसी स्पेस को लेकर था। मैंने आपको कहा भी था कि IDBI बैंक, सेंट्रल बैंक को लेकर सवाल आ रहे हैं। ये कह रहे हैं कि सेंट्रल बैंक मेरे पास 40 रुपये के रेट पर 2500 शेयर लिए हुए हैं। मैम, बहुत बढ़िया क्वांटिटी इनके पास है, और 1000 शेयर इनके पास IDBI बैंक के भी हैं, 111 रुपये के रेट पर लिए हुए हैं। 6 महीने का व्यू है। ये कह रहे हैं कि मुझे स्टॉप लॉस भी बताइए, और क्या मैं होल्ड कर सकता हूँ, या फिर आप बोलें तो मैं एवरेज भी कर सकता हूँ। आप अभी 35 सेंट्रल बैंक है अभी मेरी स्क्रीन पर 30 लगभग 35.5 रुपए के भाव पर आ गया। आज एवरेज मत करिए क्योंकि इसको थोड़ा समय वीकनेस की तरफ जा सकता है। और क्या 6 महीने होल्ड कर सकते हैं? हाँ, क्योंकि आप ये समझ लीजिए कि रिकवरी में जो सबसे पहले रिकवर होने वाली चीजें होती है वो फाइनेंशियल्स एंड बैंकिंग ही होते हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स या फिर बैंकिंग, क्योंकि वही बैकबोन होते हैं किसी भी चीज के, किसी मतलब जीडीपी के, इकोनॉमी के, जिसको बैकबोन की तरह देखते हैं। तो जब मार्केट रिकवर होंगी, बैंकिंग सेक्टर सबसे फास्ट भागेगा, फाइनेंशियल सेक्टर सबसे फास्ट भागेगा। ये चीज हम याद रखिएगा। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए लगभग आप 33 रुपए जो इसका रिसेंट सपोर्ट बना जोन बना हुआ है, या फिर 32 रुपए के आसपास, यहाँ पर आप आए तो ही अर्न करना, अगर नहीं आए तो छोड़ दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रही बात की 6 महीने के डाउन द लाइन टारगेट्स क्या होंगे, आराम से 44 रुपए का एक टारगेट तो आना ही चाहिए, और लगभग 47 रुपए का दूसरा टारगेट। तो विद दिस व्यू एवरेजिंग का भाव आपको पता है, आया तो ही करना है, अदरवाइज नहीं करना चाहिए। तो ये टारगेट है, क्योंकि आपके टारगेट उतने ही सिमट जाएंगे, बहुत ज्यादा बड़े टारगेट इससे ज्यादा नहीं देख पा रही हूँ मैं 6 महीने के नजरिए पर। नाउ IDBI इट हैज 101 के लगभग 100 102 101 की रेंज में आज ये है। आपको अगर इसको ऐड करना है मत करिए एक्चुअली, सभी चीजें नहीं बाय करनी होती। तो IDBI में अगर आप हैं तो फिलहाल चाहें तो हल्के पोजीशन कर सकते हैं। दूसरे भी काउंटर्स हैं जिसमें आप पैसा देख सकते हैं। इसकी जगह पर इफ यू वांट टू शिफ्ट, कोटक बैंक देख लीजिए, वो ज्यादा बेटर है इन माय ओपिनियन। तो कोटक बैंक में अगर आपको मौका मिले
दो 370 के आसपास आप खरीदारी कर सकते हैं। यहाँ से हो सके तो निकलने की कोशिश करिए। इससे ज़्यादा अच्छा काउंटर कोटक बैंक में है। मेरी कोई पर्सनल पोज़ीशन नहीं है, बट मैं आपको एक अनबायस्ड व्यू दे रही हूँ कि अगर पैसा हो तो क्या करना चाहिए। तो कोटक बैंक 370 के पास एक अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पर होगा, दैट यू कैन थिंक टू बाय। तो आईडीबीआई बैंक में एवरेजिंग ना करें आप, इसकी बजाय अगर कोटक बैंक आपको 370 के आसपास मिल जाए तो वहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। तो शुरुआत हुई थी पीएसयू बैंकों के साथ और ख़त्म हो रहा है आके कोटक बैंक यानी कि एक निजी बैंक के साथ। तो बैंकों पे सवाल आज बहुत ज़्यादा आए हैं और बैंकिंग हमने ओवरऑल डिस्कस भी कर लिया है। एक और तबका है ईएमएस वाला, जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज वाला कहते हैं ना, उसमें पीजी इलेक्ट्रोप्लास एक स्टॉक है जो कि आज बहुत एक्टिव है। 13% तक की गिरावट आज हमने इंटरडे में स्टॉक में बनती हुई दिखी। कई सारी इंडस्ट्रीज हैं जो कि अब जो ईरान वाला वॉर है ना उसका इम्पैक्ट झेल रही हैं। तो इसमें हुआ क्या है, पीजी इलेक्ट्रोप्लास में इनकी जो गैस सप्लाईज है ना, स्पेशली जो एलपीजी की सप्लाई इनके पास आती है, वो सप्लाईज कट होगी। इन्होंने वैसे तो कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है जिसके तहत इनको ये गैस परचेज करते हैं ये, लेकिन अब फोर्स मेजर सिचुएशन है, गैस की पीछे से सप्लाई नहीं आ रही है, तो जाहिर सी बात है इनकी सप्लाई रुकने से अब ये कुछ और विकल्पों की तलाश कर रहे हैं, यानी कि ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं। और जाहिर सी बात है इससे इनके बिजनेस के ऊपर तो इम्पैक्ट दिखेगा ही, क्योंकि अगर सप्लाई कट होगी तो आपका बिजनेस का बंद होगा, रेवेन्यू पे असर आएगा। और अगर एलपीजी की बजाय आप दूसरे विकल्प ढूंढने जाएंगे तो आपको महंगे पड़ सकते हैं, तो उससे आपके मार्जिन्स के ऊपर भी डेंट आ सकता है। तो डबल वैमी जैसी सिचुएशन है, दोहरी मार पड़ने की आशंका है, जिस वजह से आप देखेंगे इस स्टॉक में ना केवल पीजी इलेक्ट्रोप्लास में बल्कि इस स्पेस की जो और कंपनीज है, चाहे आप अंबर एंटरप्राइजेस देखिए, बाकी कंपनियां जो हैं उनमें भी इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा है। इसमें सिरमा भी आप चाहें तो जोड़ सकते हैं, SYRMA, सिरमा SGS, ये भी स्टॉक 6% नीचे है। तो सिरमा नीचे है, अंबर एंटरप्राइजेस नीचे है, डिक्सन टेक में भी आज प्रेशर है, ये पीजी इलेक्ट्रोप्लास तो नीचे है ही है। मैम इन स्टॉक्स पे क्या करना चाहिए ईएमएस वाले? थोड़ा सा रुक जाइए, जल्दबाजी मत करिए। आज ये 6% डाउन है, लेकिन ये अप टू करंट प्राइस से भी अप टू 15% और डाउन जा सकते हैं। एंड दैट विल बी लाइक बस, उससे ज्यादा फिर और गिरते हुए नहीं लगते हैं। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है, देखिए सिचुएशन जो है, इस चीज को समझ लीजिए कि एक इवेंट है तो इवेंट बहुत ही भारी और बड़ा भी है। मतलब ऐसे इवेंट ईश्वर करे कि कोई देखे ही ना, लेकिन अगर ऐसे इवेंट नहीं आएंगे तो वैल्यू इन्वेस्टिंग के मौके नहीं बनते। तो फिलहाल इसका मतलब ये नहीं कि हम ये चाहते हैं कि ये हो, बट ये बहुत ही स्केरी इवेंट्स है। अब इन्हीं इवेंट्स की वजह से इनकी जो जो इनमें नंबर्स हैं, जो इनकी प्राइस है, प्राइस डिस्काउंट पे आता है। तो अभी टू बी स्पेसिफिक, जैसे पीजीएल आया है, अभी लगभग 13-14% ऑलरेडी डाउन है। कहाँ तक डाउन साइड की एक्सपेक्टेशन हम रख सकते हैं? अब डर जाएंगे लोग अगर मैं भाव बोलूंगी, तो मतलब दे लाइक कि इतना आ जाएगा तो क्या बेच के खाली कर ले पोजीशन। अगर कर सकते हो तो हाँ, क्योंकि अब ये 528 पर है और ये 430 के आसपास आना है। समझ रहे हैं आप? तो उसके हिसाब से आप थोड़ा-सा देख लीजिए। एंड गुड थिंग इज़ कि अगर आप पोज़ीशन खाली भी नहीं करना चाहते, तो ये आपका ऑप्शंस में है। आप पुट को थोड़े दिन के लिए कवर भी बाय कर सकते हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए कि रातों-रात कोई बोल दे कि सीज़ फायर, है ना? अगर ऐसी सिचुएशन आ गई तो नहीं गिरेंगे, बिकॉज़ इट इज़ लिंक्ड टू दैट। ये जो रिएक्शन आप देख रहे हो, ये रिएक्शन है उस चीज़ का, जो कि ये वॉर कंडीशन चल रही है। अगर रातों-रात या शाम में भी अगर बोल देंगे कि नहीं, इन स्टॉक्स में अभी हम लोग सीज़ फायर कर रहे हैं, तो सिचुएशन विल बी नॉर्मलाइज्ड और ये जल्दी से रिकवर कर जाएँगे। सो टू इंस्टेड ऑफ कि आप अपनी पोज़ीशन को पूरा बेच के, जहाँ मौका है, जो स्टॉक्स डेरिवेटिव में है, वहाँ पर थोड़े समय के लिए सही, जब तक कि टर्बुलेंस हल्का नहीं हो जाता, तब तक आप चाहे तो पुट से इनको कवर कर सकते हैं। सो दिस इज़ समथिंग मोर वाइज़। बाकी आप अपने हिसाब से डिसीज़न ले सकते हैं और ये हर स्टॉक में नहीं कर पाएँगे आप। यू विल बी एबल टू डू ओनली इन दोज़ स्टॉक्स व्हिच आर देयर इन एफएनओ। तो एफएनओ में पीजीएल है, इसलिए ये स्ट्रैटेजी वहाँ पर चल जाएगी। अच्छी बात है और कि रही बात मैंने हाँ प्लीज हुँ, कंटिन्यू, हुँ, कंटिन्यू कंटिन्यू, जी। प्लीज जी, कंटिन्यू थैंक यू। कीजिए। और रही बात एम्बर, एम्बर अगर आप देखेंगे तो अभी 7,330 के आसपास में है। यहाँ पर आपको एक स्टॉप लॉस फॉलो करना चाहिए एंड दैट स्टॉप लॉस शुड नॉट बी लेस 7,000 6,700 के नीचे मत होल्ड करिए। क्योंकि अगर 6,700 भी टूट रहा है, इसका मतलब है इसको भी फिर 5,500 तक जाना है। ठीक है, ओके, परफेक्ट है। तो ये हो गई ईएमएस वाले शेयरों की बात। पीजी इलेक्ट्रोप्लस, अच्छी बात है कि अगर आपके पास पोजीशन है तो आप पुट खरीद कर भी इसको हेज करके चल सकते हैं, नहीं तो आप बेच के चलिए। अगर आपको लगता है कि ये वॉर वाली सिचुएशन और एक्सटेंड हो सकती है तो नीचे 430 के आसपास आप रिव्यू करके चल सकते हैं। और 6,700 ये आपका प्राइस है अंबर एंटरप्राइजेस का, इसके नीचे चले जाए फिर तो आपको इन स्टॉक से भी निकल जाना चाहिए। चलिए इसी के साथ बर्निंग स्टॉक्स काफ़ी सारे डिस्कस किए हैं, कई सारे सेक्टर्स भी हमने डिस्कस किए हैं। इस कड़ी में हम बर्निंग स्टॉक्स को आज यहीं पे विराम देते हैं।